कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के अब हम फोर्थ मेथड पे आते हैं विच इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इस अप्रोच को समझने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाने होंगे जो हम इसी वीडियो में करवाएंगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इस अप्रोच को पहले मैंने देखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख रखा है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे और इसका वर्किंग भी पहले समझाएंगे कि कैसे इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है, फिर हम आगे आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन लेकर आपको समझाएंगे कि ये अप्रोच क्या कहने जा रहा है, क्योंकि ये जो थ्योरी लिखी है इससे इतना इजीली ये समझ में नहीं आता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे एजम्पशन दिए हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ये एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। एजम्पशन अभी रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो ऐसा तो होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही जाती है, लेकिन यहां एजम्पशन में बोल दिया है कि वो ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। According to this method, average rate of return realized in past few years is historically regarded as expected return in the future। यहां पे सिंपली एक लाइन लिखकर बोल दिया गया कि इस मेथड में जो भी फ्यूचर में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा इक्विटी शेयर होल्डर, वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पास्ट में जो रिटर्न आया है उस पर डिपेंड कर रही है। वही चीज यहां पे बोली है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, वो क्या कर रहा है कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देख रहा है कि पास्ट में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, पास्ट में कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ी, ये दो वो पास्ट के रिकॉर्ड को देख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग करंट जो आगे का फ्यूचर का रिटर्न है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आई थिंक बहुत सिंपल सा था कि इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो पास्ट में जो मिला है कंपनी को डिविडेंड या शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ी है उसको देख रहा है और आगे फ्यूचर में उसी के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहा है। ये तो सिंपल सी लाइन थी। इट कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड एक्चुअली रियलाइज्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको बोला कि शेयर होल्डर जो है पास्ट के रिकॉर्ड को चेक करेगा, तो रिकॉर्ड में क्या क्या चेक करेगा, एक तो देखेगा कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है एक्चुअली जो पास्ट में दे रखा है, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है अगर 100 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर ने कोई शेयर परचेज किया है कंपनी का, तो पास्ट में अगर 2 साल पहले 100 का उसने शेयर खरीदा तो अब कितना हो गया, मतलब 2 साल पहले खरीदा और थर्ड ईयर में कितना हो गया, सपोज 110 हो गया, तो ये जो 10 रुपीज हुआ ये मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन है। यही चीज इक्विटी शेयर होल्डर भी देख रहा है कि अगर आज हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में कितना होगा। यही कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से, और पास्ट रिकॉर्ड देख रहा है कि पहले कितने का शेयर था और पास्ट में कितने का शेयर जो था वो अब कितना हो गया। ये सारे रिकॉर्ड वो देख रहा है। तो 2 रिकॉर्ड वो देख रहा है, एक तो डिविडेंड का रिकॉर्ड देख रहा है और कैपिटल एप्रिसिएशन का रिकॉर्ड देख रहा है विच इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट। तो आई थिंक इसी को लेकर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बनता है। क्या बनेगा अब इसमें, जो भी हमारा रिटर्न आएगा डिविडेंड के फॉर्म में जो पास्ट में आया है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब शेयर की वैल्यू जितनी बड़ी है उसी को लेंगे हम और रियलाइज्ड यील्ड निकालेंगे, डिस्काउंट करके हम निकालेंगे कि कितना रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव करेगा। अच्छा, नहीं समझ में आया, हमने इतनी ज्यादा टर्म्स यूज कर दिए, तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आज सोच रहा है कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करेगा तो वो सपोज 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है। इन्वेस्ट आज करेगा तो फ्यूचर सपोज 1 ईयर का उसका इन्वेस्टमेंट है। जब कोई इन्वेस्ट करने जाता है तो वो पहले कैलकुलेशन करता है कि कितना रिटर्न कंपनी देगी। तो सपोज इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 इन्वेस्ट किए और पास्ट परफॉर्मेंस से उसको पता चला कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखकर कि ईयर एंड पे मुझे 5 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा और शेयर की वैल्यू 110 पहुंच जाएगी। तो ये जो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर ने पहले से एज्यूम किया, मतलब इस पुराने रिकॉर्ड से लेकर पहले से निकाला कि मुझे एंड में 15 रुपीज
मिल जाएंगे 5 रुपए डिविडेंड के और 10 रुपए शेयर की जो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो निकाला है यही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है। इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो मेरा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा। लेकिन इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी हमें साथ में लेना होगा, क्योंकि डिविडेंड जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिलता रहता है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमें यहां पे सिंपली याद रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या सोच रहा है कि हम आज 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में मुझे डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में कितना मिल जाएगा और उसको वो डिस्काउंट कर देगा। आई थिंक इतना सा जो हमने पॉइंट लिखा था और क्या रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच है समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम और डिटेल में जाएंगे तो और फिर से समझ में आएगा कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आइए पहले कुछ एजम्पशन देखते हैं, फिर इसकी हम वर्किंग भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। एजम्पशन इन्होंने बोल दिया, क्या इक्विटी शेयर होल्डर इतने ही से ही मान जाएगा कि डिविडेंड हमें कितना मिल रहा है पास्ट में वो देख लो और कैपिटल एप्रिसिएशन पास्ट में कितना हुआ वो देख लो, उसी के हिसाब से फ्यूचर में अंदाजा लगा लो। इतने से नहीं मानता है इक्विटी शेयर होल्डर। वो और भी चीज सोचता है कि रिस्क कितना होगा, कंपनी का मर्जर डीमर्जर तो नहीं हो जाएगा फ्यूचर में, कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी फ्यूचर में। रिटर्न जो है वो कांस्टेंट नहीं सोचता है, वो चाहता है कि डिविडेंड जो है बढ़ता हुआ मिले। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखता है। लेकिन इसमें रियलाइज्ड यील्ड मेथड में कुछ एजम्पशन दे दिए गए जिससे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला एजम्पशन बोला गया रिस्क फेस बाय कंपनी रिमेन से, मतलब जो आज कंपनी रिस्क फेस कर रही है, जो पास्ट में करती आ रही है, वही रिस्क आगे भी फेस करेगी, उसमें ना कम होगा ना ज्यादा होगा। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ये चीज यहां पे सोच ही नहीं रहा, इसलिए पहला एजम्पशन हो गया हमारा रिस्क फेस बाय द कंपनी रिमेन सेम। सेकेंड इज माय शेयर होल्डर एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न, जैसे अभी हमने बोला कि एक ही रिटर्न जो पास्ट में चल रहा है वही आगे भी सोच रहा है, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनका डिविडेंड मिले और बढ़ता हुआ मिले। 5 मिला है तो अगले साल हो सकता है 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, इस तरह। लेकिन यहां पे बोल दिया कि ऐसा नहीं चाह रहा है, एजम्पशन है क्योंकि ये री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन सेम एज रियलाइज्ड यील्ड। यहां पे ध्यान से समझिएगा, री इन्वेस्टमेंट। सपोज शेयर होल्डर आज 100 रुपए लगा रहा है और ईयर एंड पे वो उसके पास 115 आ जाएंगे। 100 रुपए यहां लगा रहा, जो एंड होंगे 115 जो रिटर्न आएगा उसको री इन्वेस्ट करने की जो सोचेगा इक्विटी शेयर होल्डर, वो चाहेगा कि और ज्यादा रुपए में और इंटरेस्ट पे मुझे 15% जैसे यहां था, तो चाहेगा कि हम आगे 18% पे इन्वेस्ट करें कि रिटर्न मेरा 18% पे आए। लेकिन यहां पे बोल दिया कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसकी वो सेम रहेगी, जो आज जितना इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है उसको अगर री इन्वेस्ट करेगा फिर भी उसको ही 15 ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये एजम्पशन यहां बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, वही चीज चाहेगा इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं चाहेगा। इफ अर्निंग डू नॉट रिमेन स्टेबल दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल। यहां पे देखिए सारा गेम जो है अर्निंग का है, यहां अर्निंग हम स्टेबल मान रहे हैं तभी हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल पा रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर सोच रहा है कि जो अर्निंग है डिविडेंड के फॉर्म में और कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में वो सेम रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं होगा अगर यहां पे अर्निंग हम सेम ना रखें। अगर अर्निंग जो है फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो ये मेथड वहां पे लग ही नहीं पाएगा। सो ये तो हो गई उसका थ्योरेटिकल पॉइंट कि हम रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे। अब हम इसकी वर्किंग, तो अभी तक मैंने आपको सिंपली एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हमें यूज करके कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है। तो चलिए अभी हम आपको पहले बता दें कि रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से ये तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो चलिए अब हम समझाते हैं कि यहां पे होगा क्या। अभी जो प्रीवियस मैंने आपको समझाया उससे हम 3 चीजें लेकर आए हैं। पहला है डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर पास्ट रिकॉर्ड से जो मिल रहा है उसी से फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, और हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी साथ में लेकर यील्ड निकालेंगे कि कितना रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जांपल से, सपोज मैंने जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो सोच रहा है कि आज हम 100 रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दें और ये 1 साल बाद जो है 100 रुपीस विड्रॉ कर लेगा।
1 ईयर का इन्वेस्टमेंट इसने सोचा है। अब 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट में इसने डिविडेंड भी सोचा है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी सोचा है और डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी वो कंसीडर करेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर अब हम आपको बताएंगे। 100 रुपीज का वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरे साल में उसने सोचा कि 5 रुपए का कंपनी जो है डिविडेंड देती है। सोचा नहीं, पास्ट रिकॉर्ड से उसको पता चला, तो इसको ईयर एंड पे एक तो 5 रुपए मिलेंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन उसको पास्ट जो परफॉर्मेंस है इक्विटी शेयर की स्टॉक मार्केट में उससे दिखा कि 10 रुपीज का एप्रिसिएशन होगा। तो ओवरऑल उसको कितने मिलेंगे? 115 रुपीज। ये ईयर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेगा और एंड पे उसको मिलेगा 115। तो ओवरऑल उसको रिटर्न कितना मिला? जो यील्ड है 15% का रिटर्न उसको मिला। यील्ड यहां क्या कहना चाह रहा है? यील्ड का मतलब कितना शेयर होल्डर ने अर्न किया, कमाया। कितना कमाया? 15% यील्ड उसको हुई इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसको 15% का रिटर्न मिला। अब यहां पे मेन पॉइंट आता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है। जब इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा तो उसको पता है कि जो आज की 100 रुपए की वैल्यू है वो 1 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी कंसीडर करता है। जो रिटर्न उसको 115 रुपए फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी वो निकालेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी वो कैलकुलेट करेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेके। मतलब डिस्काउंट करेगा कि जो आज हम 100 रुपए लगा रहे हैं और जो फ्यूचर में 115 मिलेगा वो 115 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आज। हो सकता है 115 की प्रेजेंट वैल्यू इसके सामने 110 रुपए निकल कर आ जाए, तो उसके सामने एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ? 10% हुआ ना। तो यही चीज हमें रियलाइज यील्ड में कैलकुलेट करनी है डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर करके। डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैसे कंसीडर करेंगे? हम जो वैल्यू दी है एंड में जो निकल कर आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ईयर। अभी तो हमने 1 ईयर लिया है, हो सकता है क्वेश्चन वो जो इन्वेस्टर है वो 5 साल तक इन्वेस्ट करे तो हर रिटर्न की, हर साल पे जो रिटर्न आएगा 115 आया, सपोज 120 आया, जो भी आया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू को निकालकर टोटल करेगा और अपने इस टोटल को इन्वेस्टमेंट के टोटल से कंपेयर करेगा। कंपेयर करने पे अगर उसको लग रहा है कि बेनिफिशियल है मेरा इन्वेस्टमेंट, तभी वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये जो 15% एक साल में रिटर्न आया है ये कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगा, कंपनी के लिए, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है वही कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो ये 15% का हम डिस्काउंट करेंगे, सपोज 10% आया डिस्काउंट करके, तो ये 10% कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगी आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट हो गया अब आपके लिए। वो थ्योरी जो लिखी थी वो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी। उस थ्योरी को रीड करके समझ में नहीं आने वाला है कि एक मेथड क्या बोल रहा है। अभी तो मैंने आपको चलिए एक वहां से जिस्ट निकालकर समझाया कि क्या है। अब हम और इसकी वर्किंग बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यही सारी चीजों को कंसिडर कर